Hello students, welcome to my channel Biology with Juhi. So in the last class, I had discussed about digestive system. लास्ट क्लास में क्लास 10th का जो चैप्टर आपको रनिंग पे है लाइफ प्रोसेस उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने उसको विथ डायग्राम एक्सप्लेन किया था। तो आज की क्लास में हम आपको रिस्पिरेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रिस्पिरेशन। तो देखिए लिखा है, इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद द intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance। ठीक है, हम जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, जो भी हम अपने भोजन में चीजें लेते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज हम अपनी डेली एक्टिविटी में करते हैं, ठीक है। तो फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या क्या रिलीज होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है, और ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है। इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। किससे, बाय द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे क्या हो गया, फूड, ठीक। Now, in the respiration, there are two main processes. First one is gases exchange and second one is breakdown of food. तो सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट इज गैसेस एक्सचेंज। तो देखिए, जो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में एटमॉस्फेयर को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एक शब्द में हम यूं कहें कि ब्रीदिंग। सो व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का एक पार्ट होता है, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जब हम ऑक्सीजन को इनसाइड लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर ब्रीदिंग, ठीक। नाउ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इनसाइड सेलुलर रिस्पिरेशन। तो सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ पे होती है, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो सेलुलर रिस्पिरेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो हमने आपको इसके पहले जब हमने डिफरेंस बताया था, आपको डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि सेलुलर रिस्पिरेशन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कहाँ पे होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें कहाँ होता है, उनके साइटोप्लाज्म में, ठीक। नाउ गैसियस एक्सचेंज ये हो गया। दूसरा आपका ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड को क्या करना, ब्रेकडाउन करना, क्योंकि हम कैसा भोजन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स भोजन को, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना है, सिंपलर फॉर्म में ऑक्सीडाइज करना है, और कहा किस प्रोसेस के थ्रू, सेलुलर रिस्पिरेशन, क्योंकि सेल भी क्या करती है, रिस्पिरेशन करती है, ठीक। तो देखिए इसके बाद क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ठीक। ग्लूकोज जो होता है, मेन जो होता है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और उसमें कई सारे पाथवे होते हैं, ठीक। कौन कौन से पाथवे होते हैं, एक तो देखिए यहाँ पे हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है C6H12O6, ठीक है, ये है क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर साइटोप्लाज्म में है, तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ग्लूकोज किस में चेंज होता है, पायरुविक एसिड में, ठीक। आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस। तो जब आप हायर क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो आप एक साइकिल पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ये जो आपका ग्लूकोज है ये किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में। नाउ ये देखिए, पायरुविक एसिड तीन तरह से कन्वर्ट होता है, तीन फॉर्म में, अगर ये कंडीशनल होता है, ठीक।
पायरुविक एसिड अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, उस एनवायरमेंट में, सेल के एनवायरमेंट में अगर ऑक्सीजन नहीं है, तब पायरुविक एसिड किस में चेंज होगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। ये मोस्टली किसमें होता है? बैक्टीरिया वगैरह में, ठीक है। इस्ट हो गया, ठीक। इन लोग में क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर दे आर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू द एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। नाउ अगर एक और कंडीशन बनती है, अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, जैसे कि सपोज दैट आप क्या करते हैं, कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स इट मीन्स कि मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई चीज आप बहुत देर से पकड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके मसल्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्रैम्प्स क्यों होते हैं? देखिए, मसल्स में क्रैम्प्स इसलिए होते हैं कि जैसे कि आपके बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यूज करके आपकी बॉडी सेल्स ने क्या किया? बॉडी सेल्स ने क्या किया? एरोबिक रेस्पिरेशन किया। एरोबिक रेस्पिरेशन इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर है तो ग्लूकोज ने क्या बनाया? पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड किस में टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो ऑक्सीजन और उसके बाद क्या रिलीज हुई? एटीपी, ठीक है। बट अगर बहुत देर तक आपने पकड़ा हुआ है वो चीज, बहुत देर से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कभी भी, तो उसमें उस टाइम पे क्या हुआ कि बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का लेवल क्या हुआ? ऑक्सीजन वो यूज हो चुका। अब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको पता ही है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर एब्सेंस नहीं कह सकते हैं, इनसफिशिएंट मतलब है तो, लेकिन लेस अमाउंट में है, तो इन द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड की के एक्यूमुलेशन की वजह से ही हमारे मसल्स में क्या होते हैं? क्रैम्प्स होते हैं, हमारे मसल्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंडीशनल है। अगर ऑक्सीजन की एकदम नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? एथेनॉल। और अगर इनसफिशियंट ऑक्सीजन है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये जो होता है ये ईस्ट में होता है, जैसे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में हो गया, बैक्टीरिया में हो गया, ठीक है, इन सब में होता है। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सबसे मेन फैक्टर है जो कि कहाँ पे होता है? ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है, ठीक, तो ऑक्सीजन है तो पूरा पूरा ब्रेक डाउन होगा। देखिए, ये दोनों क्या होते हैं? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन। बट अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। तो पायरुविक एसिड अगर कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। देखिए, इस केस में अगर ऑक्सीजन है तो इस केस में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और अगर ऑक्सीजन कम नहीं है या फिर कम है तो इस केस में ऑक्सीजन की, सॉरी, जो एटीपी है या फिर एनर्जी, इस ये बहुत ही लेस अमाउंट में रिलीज होती है। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि दो कंडीशन हो सकती है, एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन शायद आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, देखिए, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये इसकी कंडीशन क्या है कि एरोबिक रिस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक। ऑक्सीजन अगर है तो ये कौन सा रिस्पिरेशन है? एरोबिक। और ऑक्सीजन अगर नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है, ठीक, तो इस तरह से, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एरोबिक। और ऑक्सीजन अगर नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एन एरोबिक, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रिस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में नहीं है दैट इज एनारोबिक रिस्पिरेशन। देखिए,
एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, लेकिन अगर एनरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, दैट इज सॉरी ग्लूकोज जो होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, दैट इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। दूसरा, पहला तो ये डिफरेंस हो गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होगा, एनरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होगा। दूसरा क्या कंडीशन होता है कि एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक में ग्लूकोज जो होता है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, फिर एक और डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, क्या क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनर्जी जो होती है वो ज्यादा रिलीज होती है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। कितना एटीपी, 38 एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितना रिलीज होगा, 38 एटीपी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें रिलीज हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें रिलीज होती है, एनरोबिक। क्योंकि एनरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ कितना एनर्जी रिलीज होती है, 2 एटीपी, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना होती है, 38 एटीपी टोटल। ठीक है, तो 38 एटीपी एरोबिक में हो गया और 2 एटीपी कहाँ पे हो गया, एनरोबिक में। फिर और क्या कंडीशन है, देखिए एक और कंडीशन है कि एरोबिक रिस्पिरेशन हमेशा कहाँ पे होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसमें लिखा नहीं है। देखिए एरोबिक कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और एनरोबिक कहाँ पे होता है, इन दी साइटोप्लाज्म। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। तो एनरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम किसकी बात करें, बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की वगैरह की बात करें, तो क्योंकि उनमें की माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो लिविंग है तो सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन उनमें कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, उनके साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो कौन कौन से डिफरेंस हो गए एरोबिक और एनरोबिक में। पहला डिफरेंस है कि एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद एरोबिक जो होता है उसमें 38 एटीपी जनरेट होती है, जबकि एनारोबिक में 2 एटीपी। उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रिस्पिरेशन का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी। ठीक है, 38 एटीपी। वाइल इन द एनरोबिक रिस्पिरेशन जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एथेनॉल हो गया, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये सब, और 2 एटीपी जनरेट होती है। फिर उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, आपके साइटोप्लाज्म में। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आए होंगे, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनरोबिक। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस चैप्टर में जो रिस्पिरेशन टॉपिक है, रिस्पिरेशन टॉपिक में सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है वो। और दूसरा जो डिफरेंस होते हैं एरोबिक और एनरोबिक में, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमने आपको 2 बार रिपीट करके बता दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस वेज, कौन कौन से वेज है। एक तो पायरुविक एसिड, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में 3 तरह से ब्रेकडाउन होगा, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है,
कम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, नाउ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, अभी तक हम सिर्फ कॉमन रिस्पिरेशन पढ़ रहे थे, अब हम किसका पढ़ेंगे? ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन में किस तरह से रिस्पिरेशन होता है। तो देखिए लिखा है, तो पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रिस्पिरेटरी सिस्टम। एयर जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, तो उसका पैसेज क्या होता है, किस वे से होकर ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक आती है। तो देखिए इस पैसेज में क्या है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल। आपको पता है ये जो नॉस्ट्रिल होती है, जब आप सांस लेते हैं तो नाक से एयर अंदर आती है, ठीक है, माउथ से भी आती है, लेकिन मेनली इसमें क्या बताया जाएगा? नॉस्ट्रिल। आपके जो दोनों, ये जो दोनों नॉस्ट्रिल्स है, इनसे एयर जो होती है वो अंदर आती है, फिर वो कहाँ जाएगी? नेसल पैसेज में। कहाँ पे जाएगी? नेसल पैसेज। उसके बाद जाएगी नेसल केविटी। उससे पहले कहाँ गई? नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद कहाँ गई? नेसल पैसेज, उसके बाद कहाँ गई? नेसल केविटी। नेसल केविटी से होते हुए एयर कहाँ पे आई? आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स, फेरिंग्स से होके कहाँ जाएगी? आपकी लैरिंग्स। देखिए लैरिंग्स को हम वैक्स बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। वैक्स बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बोल पाते हैं, हम जो आवाज निकालते हैं, ये जो लैरिंग्स में जो होती है वाइब्रेशन होता है, एयर की वजह से, एयर के कांटेक्ट में आते ही लैरिंग्स जो होती है उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन से ही आवाज निकलती है, ठीक है। तो फेरिंग्स के, फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ जाएगा? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से होके वो कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। तो देखिए ये आपका नेसल केविटी है, ठीक। नेसल, यहाँ पे नेसल पैसेज देखिए दिया हुआ, नेसल पैसेज में आपका कौन सा है? फेरिंग्स, ठीक है। अभी डायग्राम को हम बाद में समझते हैं, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए लैरिंग से होता हुआ ये एयर कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। देखिए ये ट्रैकिया है आपका, ठीक, ट्रैकिया में जाएगा। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई, ठीक है। ये देखिए ट्रैकिया यहाँ से क्या हो गई? बाइफरकेट हो गई, दो भागों में डिवाइड हो गई। तो बाइफरकेट होके ये कहाँ गई? दोनों लंग्स में, ठीक है, राइट लंग्स और, ठीक है, लेफ्ट और राइट लंग्स में डिवाइड हो गई। तो ये क्या हो गया? ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई जो होता है ये अंदर आके और ज्यादा डिवाइड होकर इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। देखिए ये है, ये क्या है? ब्रोंकस। फिर उसके बाद ब्रोंकस में फर्दर डिवीजन हुआ, फर्दर क्या हुआ? डिवीजन हुआ, ये देख सकते हैं फर्दर, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। सबसे पहले क्या है? ट्रेकिया है, ट्रेकिया से आपका क्या है? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, सॉरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्विली, ठीक है। एल्विली को हम क्या कहते हैं? एयर सैक। तो एयर का पैसेज क्या है? सबसे पहले नोज में आया, इसको नॉस्ट्रिल्स भी कहते हैं। नॉस्ट्रिल में एयर आई, फिर नेसल पैसेज में गई, नेसल केविटी में गई, वहां से आपके कहाँ गई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होता हुआ लैरिंग, आफ्टर दैट इट गोज इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया एक क्या होती है? बोन की बनी हुई रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग, इसको आप खींचते हैं तो आपस से अपनी जगह पे आ जाते हैं। देखिए ये जो लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है, स्ट्रिप्स बने होते हैं इस पे, ये आपका है क्या? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो होती है क्या? बाइफरकेट हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये ट्रैकिया डिवाइड हो गई तो किसमें चेंज हुई? ब्रोंकाई, क्योंकि ये दो है तो ब्रोंकाई, ठीक है, एक होते तो ब्रोंकस, तो डिवाइड हो गई। फिर ब्रोंकाई में होता हुआ ये हमारे, ये दोनों ब्रोंकाई से होता हुआ ये दोनों हमारे लंग्स में गए, एक इधर एक इधर, दोनों लंग्स में चले गए। तो लंग्स में जाके ब्रोंकाई जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। तो ब्रोंक्यूल्स देखिए ये ब्रोंकाई है, और इसकी जो ब्रांचेस है इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक, ये ब्रोंक्यूल्स है। तो ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं, ब्रोंक्यूल्स से ये कहाँ जाएगा? आपके एल्विली में, ठीक। एल्विली जो होती है वो छोटी छोटी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। एल्विली आर दी, एल्विलीज आर दी स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या फिल होता है? एयर फिल होता है। देखिए जब कभी भी हमारा ब्लड सर्कुलेट होके हार्ट में, हार्ट से ब्लड जब लंग्स को जाता है तो किसके थ्रू जाता है? ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो
ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं जब हमारे किसके कांटेक्ट में आती हैं, एयर सैक मतलब एल्विली के कांटेक्ट में आती हैं। एल्विली में पहले से क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, क्योंकि हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वो ऑक्सीजन कहाँ पे चला जाएगा, कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज के पास हार्ट ने क्या भेजा था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैपिलरीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देंगी, किसको दे देंगी कार्बन डाइऑक्साइड, एल्विलीज को। बदले में एल्विलीज ब्लड को क्या देंगी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होगा वो वापस से हार्ट में आ जाएगा, और बदले में जो ब्लड लंग हार्ट से गया हुआ था वो किसको चला जाएगा, एल्विली को। तो एल्विली ने क्या दिया, ऑक्सीजन। ब्लड ने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहते हैं एक्सचेंज। इसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे देखिए ये छोटी छोटी एल्विलीज हैं, मान लीजिए क्या है आपकी ब्लड कैपिलरी। इसमें कैसा ब्लड, इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है ऑक्सीजन। ठीक, तो ये ब्लड इसके पास क्यों आया है, फॉर ऑक्सीजनेशन, क्या करने के लिए, ब्लड को प्योर करने के लिए। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, एल्विली में। ऑक्सीजन कहाँ पे चला गया, ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। अब जब हम सांस लेंगे तो एल्विलीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगी, जो उसको कहाँ से मिला था, ब्लड से। ठीक है, ये जो एल्विली होती है ये ऑक्सीजन को बाहर रिलीज आउट कर देंगी, और ये जो ब्लड जिसके अंदर क्या मिक्स हो गया, ऑक्सीजन, अब ये कहाँ जाएगा, हार्ट में वापस से। तो जब हम आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे तो उसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि ब्लड ने अपना कार्बन डाइऑक्साइड दिया है एल्विलीज को, और एल्विलीज ने बदले में अपना क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है किसको, ब्लड को। नाउ देखिए, तो ब्रोंकाई से होता हुआ लंग्स में गया, लंग्स से होता हुआ, लंग्स में जो क्या प्रेजेंट है, ब्रोंक्यूल्स हैं, वहां गया एयर। ठीक है, ब्रोंक्यूल से होता है कहाँ गया, एल्विलियर सैक में। ठीक है, जो छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कहते हैं एल्विलियर सैक। ठीक, अब देखिए डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये आपका नेसल कैविटी है। देखिए ये नेसल पैसेज है, देखिए यहाँ पर एक होता है इपीग्लोटिस और यहाँ पे होता है ग्लोटिस। दोनों का काम क्या होता है, देखिए ग्लोटिस जो होती है एक छोटी सी ओपनिंग होती है, जो कि एक कॉमन पैसेज होती है फॉर द एयर एंड फूड। ठीक है, एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज कहते हैं ग्लोटिस। तो क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी आप जब खाना खाते हो बोलते हैं तो आपको बहुत तेज खांसी आने लगती होगी अचानक से, अगर आप ज्यादा मतलब बातें कर रहे हैं तो होता क्या है कि खाते वक्त आपको खांसी आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ग्लोटिस है इसमें क्या है कि इससे कनेक्टेड है आपके जो दो पैसेज हैं, आपके फूड के लिए और एयर के लिए। तो कभी कभी जो भोजन होता है उसका कोई एक पार्टिकल हमारे एयर पैसेज में चला जाता है। तो अगर एयर पैसेज में चला जाएगा तो एयर पैसेज में जाएगा तो वो तो एयर के लिए, फूड के लिए है नहीं, तो भोजन के लिए है नहीं। तो आपको तब तक खांसी आएगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तब तक आप कुछ स्नीजिंग होगी जब तक कि आपका वो टुकड़ा जो है, आपका जो पार्टिकल है वो बाहर नहीं निकल जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है एक क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसको रोकने के लिए जब आप भोजन लेते हैं तो भोजन हमारे एयर पैसेज में ना जाए, इसको रोकने के लिए इस ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस कवरिंग होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, एक कवर होती है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं ईपीग्लोटिस। क्या कहते हैं, ईपीग्लोटिस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्लोटिस को कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ईपीग्लोटिस। ठीक है, ये हमेशा इस तरह से, कभी कभी ये इस तरफ जाएगी और कभी इसको ढक लेगी। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, इपीग्लोटिस जो होती है वो ग्लोटिस जो होता है वो ढका रहता है विद द हेल्प ऑफ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इपीग्लोटिस। तो इपीग्लोटिस वो ढका रहता है ताकि जो हम भोजन ले रहे हैं वो हमारे हमारे किस में ना चला जाए, एयर पैसेज में। ठीक है, तो देखिए यहाँ ग्लूटिस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये है आपका ट्रैकिया,
ठीक है। फिर सबसे पहले तो हमारा लंग्स होता कहाँ है? ठीक है, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है। लंग्स देखिए, यहाँ पे आप देख लेंगे कि लंग्स हल्का-सा क्या है? अंदर की तरफ पुश्ड है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में होता है हार्ट। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में हमारा छोटा-सा हार्ट होता है। तो उस हार्ट की क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट लेफ्ट साइड थोड़ा-सा टिल्टेड होता है। आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले हार्ट का शेप कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का, ठीक है? क्लोज्ड फिस्ट। तो क्या होता है हमारा लंग्स जो होता है इन दो लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में ही क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। तो हार्ट क्योंकि इसकी तरफ थोड़ा-सा टिल्टेड होता है इसीलिए जो हमारा लंग्स होता है, दूसरा लंग्स वो हमेशा एक दूसरे साइड हमेशा अंदर की तरफ पिच का होगा, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे हार्ट है, मान लीजिए तो ये क्या होगा अंदर की तरफ पिच्ड होगा, ठीक है? तो हमारा लंग्स कहाँ पे होता है? बिटवीन द रिब्स, ठीक है? रिब्स के से कवर होता है। रिब्स क्या होती है? रिब्स जो होती है एक कह सकते हैं एक बोनी बॉक्स होती है, कह सकते हैं एक बॉक्स नहीं, कह सकते हैं एक नेट लाइक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? रिब्स पसलियाँ इसको हम कहते हैं। तो पसलियों के रिब्स के बीच में ही हमारा क्या होता है? रिब्स से कवर होता है कौन? हमारा लंग्स, ठीक है? लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है? हार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये दोनों जो लंग्स होते हैं इनसे अटैच होता है आपका इनसे इनके जस्ट नीचे क्या होता है? डायफ्राम, ठीक है? डायफ्राम जो होता है ये ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जब हमारा ये बोट शेप्ड होता है, जब हमारा लंग्स जो होता है ये जब ये क्या करेगा? डायलेट करेगा। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो दोनों लंग्स क्या होते हैं? डायलेट हो जाते हैं, तो ये पुश हो जाएगा नीचे की तरफ। जो डायफ्राम होता है ये नीचे की साइड पुश हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो हमारे दोनों लंग्स क्या होते हैं? वापस से अपने पोजीशन में आ जाते हैं। तो आपस में अपने पोजीशन में जाएंगे तो हमारा जो डायफ्राम है वो भी ऊपर की साइड फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें सबसे पहले ये जो देखिए ये आपको याद रखना है, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे आया? ये देखिए आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ये आपका पैसेज है और ये डायग्राम है और डायग्राम को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब कभी भी आप डायग्राम का यूज करते हैं तो उसके आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक? तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट हैं। कई सारे पार्ट इट मीन्स कि इसमें डाइजेशन भी है, रिस्पिरेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, ठीक है? तो आज के डेट में हमने आपको जो बताया आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो रिस्पिरेशन क्या है मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद गैसेस एक्सचेंज, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फिर ग्लूकोज का पाथवे कौन कौन सा है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पिरेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये देखिए ये पैसेज है, कैसे कैसे एयर अंदर आती है और कहाँ कहाँ होकर जाती है। फिर हमने ये डायग्राम बनाया, आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाया, ठीक है? यहाँ पे फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, फिर दोनों लंग्स होते हैं, ये रिब्स होती है, रिब्स के बीच में ही हमारा क्या होता है? लंग्स होता है, ठीक? लंग्स के बीच में क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है? तो उसके बाद ये हमने आपको बताया फिर किस तरह से एयर अंदर जाती है, डायफ्राम पोजीशन है कैसे चेंज होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? डायलेट करते हैं। तो जो हमारा कौन सा ये जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है। फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा जो लंग्स होता है वो अपने वापस से क्या है? अपने पोजीशन में जाएगा और डायफ्राम भी अपने पोजीशन में आ जाता है, ठीक? तो दीज ऑल अबाउट रिस्पिरेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म बताएंगे, ठीक है? जैसे ये तो हमने ह्यूमन की बात की, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में भी तो रिस्पिरेशन होता है, जैसे जैसे कुछ इंसेक्ट वगैरह हो गए, ठीक है? इनमें किस तरह से रिस्पिरेशन होता है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अगर इससे रिलेटेड आपकी जो भी डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो
अब क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।